हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का कंप्लीट रिवीजन। यस, सो आपके एग्जाम से पहले रिविजन्स बहुत हेल्प करते हैं एंड अलॉन्ग विद जो प्रिपरेशन आप करते हैं उसमें भी रिविजन्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आप पॉइंटर नोट्स चाहें तो बना सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले, यू ऑल आर हियर एट मैग्नेट ब्रेन्स, इंडिया का इकलौता ऐसा फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको देते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हम आपको तैयारी करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड की एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स की भी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कंप्लीट चैप्टर रिविजन। So if you remember the index of the contents which we studied, so this was the index. पहला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा है बिजनेस कंसेप्ट, तीसरा है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, फोर्थ है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव्स जिसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, नेक्स्ट है इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप्स, देन कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, देन है बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेज। ओके, सो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स याद भी आ रहे होंगे फ्रॉम द सेशंस वी हैव कंप्लीटेड इन डिटेल एंड हमने सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज रिफ्रेशर्स। जो हमने कंटेंट पढ़ा है वो भी एनसीईआरटी एंड रिफ्रेशर्स दोनों से पढ़ा है अलॉन्ग विथ ब्यूटिफुल फ्लो चार्ट्स विच यू विल सी इन द सेशंस। इफ यू have not seen the complete detailed lecture, please see it once because revisions are only a short and crisp form of the whole chapter. But if you want to have a detailed insight on the whole chapter, first watch the previous sessions. Okay? So चलिए start करते हैं our today's topic, that is history of trade and commerce. So history of trade and commerce से जुड़े हुए सारे topics हम revise करेंगे जो मैंने आपको index में दिखाए। हिस्ट्री से याद आ रहा होगा आपको कि दो रूट्स होते थे, सिल्क रूट एंड स्पाइस रूट। सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जो रोड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड था इंडिया एंड उससे आसपास की जुड़ी हुई कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी फॉर द ट्रेड। अब यहाँ पर इसको सिल्क रूट बोला जाता था। इसके अलावा था मैरीटाइम ट्रेड या फिर स्पाइस रूट। ये ऐसा रूट था जो सी से कनेक्टेड था और ये ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा यूज होता था। सो इंडिया के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं कि दो तरह के रूट्स थे उस वक्त जो बहुत पॉपुलर थे, रोड वेज एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब देखते हैं इसका डिटेल्ड इंसाइट। सो बिजनेस जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो उस ज़माने में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता था क्योंकि उस ज़माने में सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत कम थे। सो ट्रेड ही इकलौता सोर्स थे और इकोनॉमी उसी से ही बूस्ट हो रही थी, राइट। फिर उसके बाद इंडिया को हम सोने की चिड़िया बोलते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बोलते थे कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ उस जमाने में मेन स्टे थी। ठीक है, यहाँ दो रूट थे जैसे मैंने आपको बोला, सिल्क रूट एंड मैरीटाइम ट्रेड। तो सिल्क रूट एंड मैरीटाइम ट्रेड दोनों ही गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते थे। अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ कि सिल्क रूट और मैरीटाइम ट्रेड कैसे थे। सो ये जो आप रोड ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, पिंक लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये था हमारा सिल्क रूट एंड जो वाटर पे लाइंस देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये था हमारा स्पाइस रूट। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इंडिया का जो मैप है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, इट हैज़ हिमालयाज इन द नॉर्थ, बॉर्डर्ड बाय वाटर इन द साउथ। ठीक है, कैसे देखिए, आपने इंडिया का मैप देखा होगा। सो इंडिया के मैप में नॉर्थ में हिमालयाज हैं एंड साउथ में वाटर्स हैं। ठीक है, सिंपल सी लाइन यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट, इंडिया गॉट कनेक्टेड टू द एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्रीज थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड्स लीडिंग टू सिल्क रूट। ठीक है, यानी रोड नेटवर्क जो था उसको हम बोलते थे सिल्क रूट। याद आया आपको? द मैरीटाइम रूट्स लिंक द ईस्ट एंड द वेस्ट बाय सी, इसको हम बोलते थे स्पाइस रूट। ठीक है, सो जो प्रोग्रेस थी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड की एंशिएंट इंडिया में, इसी से ही वेल्थ जनरेट होती थी और इसी से ही हमारा इंडिया चलता था। ओके, जो पैसा आता था उससे। ऑल दीज आइटम्स वेर एक्सपोर्टेड इन द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर।
उस ज़माने में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? सोने की अशर्फियाँ, ठीक है, या फिर चांदी की अशर्फियाँ, यानी गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेडिंग होती थी एक्सचेंज में। फ्लो ऑफ वेल्थ through these routes led to the progress of domestic and international trade in ancient India, क्योंकि उस ज़माने में इतना ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी थी वो डेवलप्ड नहीं थी, जिस वजह से ये जो हमारे गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता था और जो रेवेन्यू जनरेट होता था एक्सपोर्ट करने से, वो बेनिफिशियल था टू जनरेट द वेल्थ इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, क्योंकि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तब लॉन्च नहीं हुआ था। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट टॉपिक, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। सो इसको देख के आपको याद आ रहा होगा उस वक्त उस ज़माने में मेटल्स वर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मेटल कॉइन बिकेम द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स सच एज हुंडीज एंड चिट्टीज वर यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। आज आपको अगर क्रेडिट पे यानी उधार पे सामान लेना होता है तो आप किसी भी प्रकार की चीज़ें जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, इन सब की पोस्ट डेटेड चेक, या फिर जो आजकल के मीडियम्स निकले हैं EMI बेस्ड एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वो सब यूज़ करते हो। बट पुराने ज़माने में हुंडीज़ एंड चिट्टीज़ हुआ करते थे। सो हुंडी ऐसा कुछ दिखता है, आप देखिए प्रॉमिसरी नोट जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा। सो यहाँ पे लिखा है 86 days आफ्टर वी प्रॉमिस टू पे सेठ मंगूमल भगवान दास ऑन ऑर्डर द सम ऑफ ₹2500 2500 फॉर अ वैल्यू रिसीव्ड इन कैश दिस डे। फिर एड्रेस एंड साइन लिखा हुआ है, ओके, बॉम्बे प्रोविंस। तो ये है एक हुंडी का एग्जाम्पल, ठीक है। सो हुंडीज कुछ इस तरह दिखते थे जो आज के ज़माने में प्रॉमिसरी नोट जिसे हम बोलते हैं, ओके। अब हुंडी बिकेम वेरी पॉपुलर। हुंडी इन्वॉल्व्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विच वारंटीज द पेमेंट ऑफ मनी। इट इंडिकेटेड अनकंडीशनल प्रॉमिस। यहाँ पे बस इतना था कि इस समय के बाद हम पैसे दे देंगे, तो वहाँ पर कोई प्रॉमिस अनकंडीशनल थी सारी प्रॉमिसेस, ठीक है। कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ वैलिड नेगोशिएशन। अगर आपको ट्रांसफर करना हो किसी को, किसी ने आपको हुंडी दी फॉर द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हो, आप कर सकते हो थ्रू वैलिड नेगोशिएशन। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज आर यूज्ड बाय इंडियन मर्चेंट, जैसे दर्शनी हुंडीज, ठीक है, सहयोग, मुदाती, बहुत सारी हुंडीज के टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर लोग जो हैं अपने प्रेशियस मेटल्स डिपॉजिट करने लगे, यानी जमा करने लगे, ठीक है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, यानी ऐसी इंस्टीट्यूशंस को जो लोन्स देती हैं, ठीक है। एक्टिंग एज बैंकर्स और सेट्स। उस जमाने में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इतना आया नहीं था 1949 वाला, तो इसलिए सेट्स भी होते थे जिनके पास लोग अपने प्रेशियस मेटल्स जो हैं वो जमा करते थे, ठीक है, डिपॉजिट करते थे। ये जो बैंकर्स और सेट थे वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्लाइंग मनी बन गए, यानी ये पैसे देते थे लोगों को। लोग अपने प्रेशियस मेटल्स डिपॉजिट करते थे और ये उनको पैसे देते थे टू रन देयर बिजनेसेस, ओके। नाउ बेसिकली लोन देना समझ लीजिए, और फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, यानी प्रोडक्शन करने के लिए लोन देते थे, समझ लो इस छोटी सी भाषा में। नाउ इंडिजीनियस बैंक्स प्लेड ए स्पेशल रोल इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक ट्रेड। इंडिजीनियस बैंक इकलौता ऐसा सोर्स था उस वक्त जो क्रेडिट पर पैसे लेके या फिर गिरवी रख के कोई सामान, यानी प्रेशियस मेटल्स, पैसे लेके हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते थे। सो इट वॉज अ गुड थिंग ओवरऑल। सो ये था हमारा हिस्ट्री में इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में इस वाला एरा, बैंकिंग और सेट्स वाला एरा। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग इन इन्वेस्टमेंट। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होने की वजह से फार्मर्स जो हैं उस वक्त 2 या 3 क्रॉप्स उगा पाते थे, ठीक है, तो हमारा इधर से भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। इसके साथ साथ वीविंग, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स यानी मटके वगैरह बनाना, स्कल्पटिंग, मूर्तिकार जो होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मैसोनरी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, कार्ड्स, बोट्स एट्सेट्रा, ये भी सरप्लस जनरेट करके देते थे ये वाला सेक्टर। मैं इसको बोलती हूँ, आज के ज़माने में हम इसको MSMEs बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नाउ कारखानाज और वर्कशॉप्स भी डेवलप हो गए थे जिसमें आर्टिसंस जो हैं काम करते थे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ हैंडक्राफ्टेड जो आइटम्स होते हैं ना, वो कारखानाज और वर्कशॉप्स में बनते थे, ठीक है, जहाँ पर आर्टिस्ट अपनी स्किल्स दिखा के मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो वहाँ से भी स्किल्स अपनी जनरेट होती थी, रेवेन्यू जनरेट होता था, सरप्लस आता था, ओके।
नाउ टाइप्स ऑफ हुंडी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक येट वेरी इजी. ओके, दो टाइप्स की होती है हुंडी, पहली दर्शनी हुंडी एंड सेकेंड मुदाती हुंडी. ओके, सो दर्शनी हुंडी, दिस इज अ हुंडी पेएबल ऑन साइट. ये हुंडी ऐसी थी जो पेएबल ऑन साइट हो जब प्रेजेंट की जाए. इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसिप्ट बाय द होल्डर. मतलब एक रीजनेबल टाइम के बाद वो प्रेजेंट होती थी. ठीक है, दस इट इज सिमिलर टू अ डिमांड बिल. जब डिमांड हो तब वो प्रेजेंट होगी. कमिंग टू द मुदाती हुंडी, मुदाती हुंडी और मिदी हुंडी, मियादी हुंडी इज पेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. इसमें और इसमें एक ही फर्क है, इसमें जो टाइम पीरियड है ना वो फिक्स है. जो टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी है वो फिक्स है और वो उसी के बाद ही पेएबल होती है मुदाती हुंडी. ठीक है, अब अपन टाइप्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा दोनों के बीच. सो पहला, हुंडी एज प्रैक्टिस्ड बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज. इंडिया की जो मर्चेंट कम्युनिटीज हैं वो डिफरेंट हुंडीज यूज करते थे एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. चलिए देखते हैं. पहला है धनी जोग हुंडी, ये दर्शनी हुंडी का टाइप है. पेएबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड द पेमेंट, ये मैंने आपको पढ़ाया था. देन शाह जोग हुंडी, शाह मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन को डेजिग्नेटेड है. जो पुराने ज़माने में शाह होते थे ना, SHAH, शाह, जो अच्छे लोग होते थे कम्युनिटी में, उनके लिए डेजिग्नेटेड है, रेप्यूटेबल लोगों के लिए है ये. ठीक है, सो शाह जोग हुंडी ये भी दर्शनी हुंडी का ही टाइप है. पेएबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन, समवन रिस्पेक्टेबल, लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट. ठीक है, देन फरमान जोग हुंडी पेएबल टू ऑर्डर. फरमान का मतलब क्या होता है? फरमान जारी करना यानी ऑर्डर देना. तो उससे आप याद रख सकते हो हुंडी पेएबल टू ऑर्डर. यानी देखनहार, नेक्स्ट देखनहार यानी जब आप देखो. ठीक है, पेएबल टू प्रेजेंटर और बियरर, जो देखेगा प्रेजेंट करेगा उसको वो पेएबल होगी. ठीक है, तो देखनहार भी दर्शनी हुंडी का ही टाइप है. अब आपने देखा दर्शनी हुंडी के टाइप्स, अब अपन देखते हैं मियादी हुंडी के टाइप्स या मुदाती हुंडी के टाइप्स. सो धनी जोग, फरमान जोग, जोखमी. ठीक है, ये तीन टाइप्स हैं. धनी जोग में देखेंगे सेम टू सेम है, बस यहाँ पर ओवर अ फिक्स टर्म लिख दिया है. मैंने बोला था ना बिल्कुल सेम है दोनों, बस यहाँ पर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है. ठीक है, नाउ फरमान जोग, सेम ऑर्डर बट फिक्स टर्म. फिर ये नई हुंडी का टाइप है जोखमी. सो जोखमी बेसिकली तब होता है जब इंश्योरेंस की बात आती है. आज के ज़माने में जो इंश्योरेंस है उस टाइम पर जोखमी हुंडी होती थी. ठीक है, सो जोखमी हुंडी ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, द ड्रॉर और द होल्डर बियर्स द कॉस्ट. ठीक है, सो ये था अपना जोखमी हुंडी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद आया होगा. अब आते हैं राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, हमारा सेकंड टॉपिक अंडर द हिस्ट्री. ठीक है, सो इंटरमीडियरीज जब राइज हुए थे यानी ये बीच वाले लोग थे. अगर एक जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है और एक जगह पे कंजम्पशन हो रहा है यानी कंज्यूमर, सो यहाँ पे जो गुड प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट यूजर तो कंज्यूमर ही है. तो इसकी वजह से राइज हुआ इंटरमीडियरीज का. इंटरमीडियरीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड. ठीक है, इट इंक्लूड्स कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर द होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो देखते हैं कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? हमने देखा था कि ये जो एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ जो ट्रेड है वो फैसिलिटेट करवाते हैं क्योंकि बीच वाले लोग होते हैं. सो ये प्रोडक्शन हाउस से कंजम्पशन हाउस तक गुड्स लेके जाते हैं. ठीक है, दे हेल्प्ड इन एक्सपैंडिंग ट्रेड. ठीक है, and they bought huge amount of silver bullion into Asia. Large share was in India. अब जगत सेट्स का इंस्टीट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था मुगल पीरियड में, डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. सो जो बैंकर्स हैं उनको बोलते थे एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टीज. तो वो क्या करते थे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे फॉरेन ट्रेड पर और जगत सेट्स उनमें से एक थे. ठीक है, तो ये थे इंटरमीडियरीज के कुछ टाइप्स. नाउ जगत सेठ हेल्प करते थे फॉरेन ट्रेड करने में, कमीशन एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प करते थे इंडियन ट्रेड के बीच वाले बन के. और जगत सेट्स कौन थे? जो मुगल पीरियड के टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया और फॉरेन के जो ट्रेड थे उसके बीच के बिचौलिए थे यानी ब्रोकर्स थे. ठीक है, नाउ इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी आ गए थे, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आ गया था,
इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक्स भी आ गए बाद में, जो अभी भी हैं। ओके, अब ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स का था, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, जैसे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स, ठीक है, हैंडल्ड बिजनेस इन नॉर्थर्न रीजन, ठीक है, वाइल भट्ट्स मैनेज द, भट्ट्स जो थे उन्होंने मैनेज किया इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में ग्रुप्स को क्या बोलते थे, महाजन, ठीक है, महाजन एंड छाट, तो उन्होंने मैनेज किया साउथ की ट्रेडिंग, ठीक है। और अर्बन सेंटर्स जैसे अहमदाबाद में द महाजन कम्युनिटी कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय देयर चीफ कॉल्ड नगर सेठ। तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज थी पूरे इंडिया में, कंट्री में, जो डोमिनेट करती थी ट्रेड को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें, और भी अर्बन ग्रुप्स थे जैसे वैद एंड हकीम, इनको अपन बोलते थे फिजिशियंस आज के ज़माने में, वकील आज कौन है, लॉयर, पंडित और मुल्ला आज टीचर्स हैं, और पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स आज भी हैं, तो इनको बोलते थे अर्बन ग्रुप्स, प्रोफेशनल क्लास बोलते थे इनको, ठीक है, यहाँ पर प्रोफेशनल क्लास थी। ओके, फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो ज़्यादा थी इम्पोर्ट से, तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा था, और बदले में अपन को क्या मिलता था, गोल्ड एंड सिल्वर, और धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम भी आ गया था, तो वो भी बेनिफिट कर रहा था। ओके, नाउ ये डिफरेंट ट्रेड सेंटर्स थे एशियन टाइम्स में, पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, देन मिथिला, उज्जैन एंड सूरत, कांची, मदुरा, ब्रोच, कावेरीपट्टा, तमरालिप्ती, देन अपने ये सारे ट्रेड सेंटर्स थे। अब एक्सपोर्ट्स किन किन चीज़ों के होते थे स्टूडेंट्स, स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सेसमे ऑयल, कॉटन, लाइव एनिमल्स, यस लाइव एनिमल्स, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड इम्पोर्ट्स हम क्या क्या करते थे, हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट, हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे, सोचिए, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज, सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। सो ये थे हमारे आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट उस जमाने में। ओके, नाउ धीरे धीरे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं डिफरेंट एरियाज में ग्रो कर रही थी, जैसे टर्शरी सेक्टर आ चुका था, सेकेंडरी सेक्टर तो था ही, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, बट टर्शरी सेक्टर भी आ गया था, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये भी आ चुके थे। ओके, नाउ विद द एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एंड अदर मर्चेंट कम्युनिटीज, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णदीप इन द राइटिंग्स ऑफ मेनी ट्रैवलर्स। तो मैंने तो आपको सेकेंड स्लाइड में ही पढ़ाया था कि इंडिया सोने की चिड़िया है, और ट्रैवलर्स जो दूसरे देशों से आ रहे थे उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स में लिखा कि इंडिया तो लैंड ऑफ अबंडेंट रिसोर्सेस है, इसलिए उसका नाम रख जाना चाहिए स्वर्ण भूमि या स्वर्णदीप, ठीक है। नाउ ये थी अपनी पूरी हिस्ट्री। ओके, अब ये मैंने आपको पढ़ाया था पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी फर्स्ट एडी 19 अप टू 1991। ओके, तो फर्स्ट एंड 7 सेंचुरीज के बीच में एंशिएंट और मिडिवल वर्ल्ड में इंडिया की जो थी इकोनॉमी थी वो सबसे लार्जेस्ट थी, ठीक है, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 and 1/4 of the world's wealth. The country was referred to as स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णदीप। ओके, फिर आया था प्री कॉलोनियल पीरियड, यानी जो ब्रिटिशर्स के पहले का पीरियड था 18वीं सेंचुरी के पहले का। सो इसमें इंडियन हिस्ट्री जो थी एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी थी, अपन बहुत आगे बढ़ रहे थे, और यूरोपियंस जो हैं यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन जो है यहाँ पर लॉन्च हुए, गोल्ड एंड सिल्वर भी ट्रेड मीडियम ऑफ ट्रेड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हुए। फिर ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर था, पर कुछ ड्रॉबैक्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन नहीं हो रहे थे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था, फर्स्ट नहीं थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन की स्थापना हो गई थी, बट यहाँ पर जब कॉलोनियल रूल था उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन टू द मासेस, लोग कम पढ़े लिखे थे तो उनको पता नहीं था, वो अपनी जगह ही संतुष्ट थे क्योंकि उनको ग्रो करने के मीडियम्स नहीं पता थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री प्रॉस्पेरस तो थी बट ऐसी कंट्री थी जिसके लोग गरीब हैं, ठीक है, चाहे वो पैसे के मामले में ले लो, नॉलेज के मामले में ले लो, क्योंकि प्री कॉलोनियल पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरा चलाती थी मार्केट को। ओके, इवन शेयर्स भी सबसे पहले उन्हीं के ट्रेड होते थे इंडिया में। ओके, नाउ बात करें ब्रिटिश एम्पायर,
तो 18th सेंचुरी के मिड में वो आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रिवेन्यूज जनरेट करती थी हमारी प्रोविंसेस से, हमारे रॉ मटेरियल स्पाइसेस गुड्स परचेज करके फॉरेन में एक्सपोर्ट करती थी, वहाँ प्रोडक्शन करते थे सस्ते में, हमारे लेबर भी वहाँ जाते थे प्रोडक्शन करने के लिए सस्ते में, और बदले में हमको वही रेट मिलता था जो इंडियन इकोनॉमी का रेट है, हमें जो वो कमाते थे वो रेट नहीं मिलता था। ओके, सो दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम बीइंग द एक्सपोर्टर ऑफ processed goods to the exporter of raw materials and buyers of manufactured goods। तो इससे धीरे धीरे अपना डिक्लाइन होने लगा क्योंकि गोरे थे अपने देश में। ओके, इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज। आपने देखा होगा इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया था 1991 में। ओके, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस कब आया था स्टूडेंट? 1947। ओके, 1947 the process of rebuilding the economy started and India embarked on planned development with the objective of achieving self-reliant and socialistic pattern. Measures taken towards the society was characterized by centralized economic planning। ठीक है, और importance दी गई थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को establish करने में। बट कैपिटल फॉर्मेशन की कमी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन थी वो भी स्टेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे अलग अलग एरियाज में। ओके स्टूडेंट्स, सो बहुत ज़्यादा थ्री प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच ऑफ स्टेबलाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लोबलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, विच लेड टू 1991 LPG पॉलिसी। ठीक है, अब तो हम इतने ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो गए हैं कि हम अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ला चुके हैं, जिसको बोलिए स्किल इंडिया। अब टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग अपने इंडिया में ही होती है। ओके, अब हम हमारे इंडिया को डिजिटल इंडिया भी बोलते हैं। ओके, ये सब अपन ने देखा था। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा कंप्लीट हिस्ट्री। हर ह्यूमन बीइंग को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। सो अब हम देखने वाले हैं हमारा जो एक्टिविटीज से रिलेटेड टॉपिक है वो। बट अगर आपको अभी तक इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी डाउट है, सो ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो एंड गिव रीड टू दिस स्लाइड फॉर 1 मिनट। ओके, सो आई होप आपने इसको रीड किया एंड आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल इफ यू फेस एनी इश्यूज, ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। इफ़ योर मॉम इज़ कुकिंग फूड फॉर यू आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, सो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वहीं अगर वो टिफ़िन सेंटर चलाती हैं एंड रेवेन्यू जनरेट करती हैं, या वो शेफ़ हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदले में कुछ नहीं मिलता एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदले में आप मनी अर्न करते हो। ओके, सो ये अपन ने देखा था ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। So economic activities are those by which we can earn our livelihood, whereas non-economic activities are performed out of love, sympathy, sentiment and patriotism. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहे हो, सो इट इज़ आउट ऑफ सिंपैथी। सो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, पर आप एक एसोसिएशन चला रहे हो जहाँ पर आप प्रॉफिट अर्न करते हो ब्लाइंड स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत एजुकेशन देने का और उनसे चार्जेस लेते हो, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, for example, a worker working in factory, a doctor operating his clinic, a manager working in an office and a teacher teaching in a school are doing so to earn their livelihood। तो जो भी एक्टिविटीज़ हम जीने के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट करने के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड जो आउट ऑफ लव, सिंपैथी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से करते हैं, सेंटिमेंट्स की वजह से, वो होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, सो अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे। देन अब हम आते हैं हमारे 3 टियर एक्टिविटीज़ पर, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो आपको पता है बिजनेस कितने टाइप्स का होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अ लॉट मोर टाइप्स। अब प्रोफेशन क्या होता है, जैसे डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम कर रहा है, दैट इज़ अ प्रोफेशन, उनके पास एक डिग्री है MBBS की। ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई पर्सन कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है, ठीक है, सपोज देयर इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन हाई कोर्ट, तो वो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयमेंट में उनको फिक्स सैलरी मिलती है। ओके, सो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में। इसको ना पढ़ा के मैं डायरेक्ट कंपैरेटिव चार्ट पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले तो कमेंसमेंट।
सो बिजनेस कैसे कमेंस होता है? बिजनेस कमेंस होता है ऑन द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी जब बिजनेसमैन डिसाइड करे तब बिजनेस चालू होगा। प्रोफेशन कब चालू होता है? जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर आपका MBBS कंप्लीट हो जाता है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, आपको COP मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट कब चालू होता है? जब आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पर आपने जॉब एप्लीकेशन दी हो उनकी ड्यूटी। ओके, क्वालिफिकेशन, क्या बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की नीड है? नो। सो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। प्रोफेशन के लिए आपको क्वालिफिकेशन लगेगी, विदाउट क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट परस्यू प्रोफेशन। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अकाउंटेंट चाहिए तो आपका अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अकाउंटेंसी में होना चाहिए, तब वो आपको अकाउंटेंसी की पोस्ट पे रखेंगे, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तब भी रख लेंगे, या आप फॉरेन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ACCA तब भी रख लेंगे। ओके, सो क्वालिफिकेशन इस टाइप से है। नाउ लेट्स मूव टू इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत होती है, सो कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन के लिए लिमिटेड कैपिटल लगता है, क्योंकि आपका मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी एजुकेशन पे ही जाता है, उसके बाद तो आपको COP मिल जाता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उल्टा कंपनी आपको पैसे देती है, बस आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो। रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क बिजनेस में होता है, पर जितना ज्यादा रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है उतने ही ज्यादा रिटर्न्स होते हैं। ओके, नाउ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में थोड़ी बहुत रिस्क प्रेजेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क नहीं होती, पूरी रिस्क ऑर्गेनाइजेशन की होती है, आपकी तो सिर्फ नौकरी है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान यही होगा कि आपकी नौकरी चले जाएगी। नाउ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस में आपको अगर मान लीजिए मिस्टर A हैं, उनको अपना पूरा बिजनेस नाम करना है मिस्टर B के, तो वो आसानी से कर सकते हैं। प्रोफेशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप किसी को अपनी डिग्री कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। नाउ सिमिलरली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जॉब में हो, आपका ट्रांसफर हो सकता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में, पर यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स, बताओ कमेंट बॉक्स में। प्रॉफिट कमाना। ओके, प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अच्छी से अच्छी सर्विस देना, ताकि कोई भी आपकी कंप्लेंट्स ना आए, क्योंकि आपके पास एक डिग्री है, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, COP कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव होता है आप इनकम कमाना, मतलब आपकी सैलरी और रेम्यूनरेशन, और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके रखना होता है, ताकि आपको जो वो पैसे दे रहे हैं आप उसे जस्टिफाई कर सके। ओके, सो ये था डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, पर हाँ कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं जो बिजनेसमैन अपने लिए बना सकता है। ओके, प्रोफेशन में तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे अपन जब बचपन में स्कूल में थे तो अपने लिए कोड ऑफ कंडक्ट था ना, जैसे मैं येलो हाउस में थी तो मुझे येलो हाउस की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी, दो आई डिडंट लाइक द कलर बट आई हैव टू वेयर इट। ओके, फिर उसके बाद हमारी एक टाइम होता था 7 AM, जब हमें असेंबली की लाइन में लगना होता था। उसके बाद हमारी असेंबली लाइन के बाद एक बेल बजती थी, जिसके बाद हमारा फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड कंडक्ट होता था। उसके बाद 15 मिनट्स का वाटर एंड रिफ्रेशमेंट एंड वॉशरूम जाने के लिए ब्रेक होता था। उसके बाद 2 क्लास और उसके बाद लंच ब्रेक, उसके बाद 2 क्लास और एंड देन फिर छुट्टी। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट था, हम किसी से भी बात नहीं कर सकते थे जो ऐसी बातें हों जो एक्सेप्टेबल ना हो, हमें इंग्लिश में ज़्यादा बात करनी होती थी। सो ये कोड ऑफ कंडक्ट था। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया किसने? डॉक्टर्स एसोसिएशन ने। लॉयर्स के लिए बनाया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। सो कोड ऑफ कंडक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर प्रोफेशन में होता है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, प्रोफेशन, आई करेक्ट माई सेंटेंस। ओके, नाउ एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट में जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसमें आप जॉब कर रहे हो एंड आपको उसे फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर बिजनेस में यूजुअली परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है या फिर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्रोफेशन में हम सर्विस रेंडर करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट में भी हम काम जो हमको असाइन किया जाता है वो करके देते हैं। रिवॉर्ड,
बिजनेस में हमारे रिवॉर्ड को प्रॉफिट बोलते हैं, प्रोफेशन में फीस बोलते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट में अपन सैलरी बोलते हैं, अगर लेबर हो तो वेजेस बोलते हैं। ओके, सो ये था अपना बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक बार आप लास्ट स्लाइड पे देखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है इन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बाइफिकेशन। नाउ स्टूडेंट्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फंडा बहुत ही सिंपल है। जिन एक्टिविटीज़ के बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, यू आर परफॉर्मिंग इट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, sympathy and your emotions, okay, so that are non-economic activities, okay, so activities which are undertaken by an individual with the motive of getting psychological satisfaction, मतलब कि आपके दिल को सुकून मिल रहा है, यहाँ पर दिमाग को संतुष्टि और दिल को सुकून, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जैसे मंदिर जाना, जैसे किसी गरीब को कुछ पैसे दे देना, ठीक है, चैरिटी करना, जैसे सोशल सर्विस करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी लोकेलिटी जहाँ पर पानी बहुत कम आता है, आपने वहाँ पर मटके ऐसे 12-13 लगा दिया, रोज उसे वॉश करके क्लीन करके आप फिल करके देते हो, इट इज सोशल सर्विस, ठीक है। सो वो आपने की, तो आप किस लिए कर रहे हो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर है, उसने अपने लैंड पर कुछ ही वेजिटेबल क्रॉप्स लगाए हैं और वो खुद ही कंज्यूम करता है, उनको सेल नहीं करता, सो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो उसके पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है। द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ बट गिवन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो ये पढ़ा था अपन ने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नाउ स्टूडेंट्स, कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक हो सकती है या नॉन इकोनॉमिक हो सकती है, सिर्फ पैसे के एंगल को लेके। अगर पैसा आ रहा है तो इकोनॉमिक, पैसा नहीं आ रहा है तो नॉन इकोनॉमिक, सिंपल। नाउ ये फिर और एग्जांपल्स हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है मोटिव। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव क्या है, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, मनी जनरेशन, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, एक्सपेक्टेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या एक्सपेक्टेशन है, मनी की, और यहाँ पर सेटिस्फैक्शन की। पर्पस, यहाँ पर अपन मनी जनरेट करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं और यहाँ पर सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, ओके। हर पॉइंट में एक ही बात बोली गई है ना। आउटकम, सो इसका आउटकम है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस या फिर सेल्स। फिर यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आउटकम है, अपन को संतुष्टि मिल जाती है। एग्जाम्पल्स, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल, taking care of family, religious service, social service, patriotic activities, etc. ओके, आप सिंपल एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जैसे चैरिटी, है ना। तो ये था अपना बाइफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक में 3 एक्टिविटीज में वो डिवाइडेड है, मेजरली रिलीजियस, पेरेंटल एंड सोशल, बट येस आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। सो ये था अपना कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आते हैं डेफिनेशन पर। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज व्हिच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, distribution, consumption of goods and service to satisfy human wants and needs while also generating income, okay, and purpose है economic activities का to generate wealth, income and profit। समझ तो आप गए हो, but ये ideal definition है जो आप answers में लिख सकते हो। फिर आप example दे देना। And non-economic activities are those that are performed without any intention of earning money or generating income. These are performed to get psychological satisfaction. Okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप चीज़ें लिख सकते हो, चैरिटी, हाउस होल्ड कोर्स, ठीक है, ये सब, लीजर, वॉलंटियर वर्क, एजुकेशन एट्सेट्रा। अब स्मार्ट होम डिवाइस सेटअप, ये वाली केस स्टडी हमने की थी जिसमें हम लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई भी डिवाइस को अपन ने ऐसे बोला, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन। तो ये वाला जो डिवाइस है, स्मार्ट होम डिवाइस, इसको डेवलप करने के लिए मान लीजिए सोशल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी आपने सोसाइटी की सोची है। द ग्रुप ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर ने लॉन्च किया था स्टार्टअप। उनका मेन मोटिव था स्टार्टअप के पीछे कि इस तरह से
ट्रांसफॉर्म करना एक डिवाइस को कि वो यूज़र फ्रेंडली हो जाए घर के हिसाब से, यानी हम उस डिवाइस को कुछ भी काम दे। कितना अच्छा होगा अगर आपको ये डिवाइस मिल जाए, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द बटन, स्विच ऑफ द गीजर, स्विच ऑफ द प्रेस बटन, आपको उठना नहीं पड़ेगा, मतलब आप और आलसी हो जाओगे, ठीक है। पर ये ऐसा डिवाइस बना रहे थे, है ना, ग्रुप ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पर जो उन्होंने क्या किया था, कुछ यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो वो बना रहे थे, तो जो भी वो सेल्स रेवेन्यू जनरेट करेंगे उस प्रोडक्ट को बेच के, वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट उन्होंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए वो सोसाइटी को बिना हार्म करवाए यूज़ किए, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी उन्होंने सोशल एंगल सोचा, सोसाइटी के बारे में सोचा। ओके, सो ये था अपना केस स्टडी जो मैंने आपको क्लास में करवाई थी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, देन आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है कंज्यूमर सपोर्ट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड CSR एक्टिविटीज़, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज बिजनेस। सो बिजनेस एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें इंडस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सबका मिक्सचर है। ओके, सो बिजनेस इज अ वाइड टर्म, इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम। बोलते हैं ना, बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, और बिजी होके हम क्या कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, और उस इनकम को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ईदर बाय प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो क्या बोला उन्होंने, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड एक्सचेंज। बोलो मेरे साथ एक बार, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके स्टूडेंट्स, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपके तो दिमाग में बस चुका होना चाहिए अब ये, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। सो ये था बिजनेस की मीनिंग। नाउ डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस, अगर ऑथर्स ना हो तो बिजनेस स्टडीज का क्या फायदा। सो लुइस एच हनी ने बोला, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसका मेन उद्देश्य है प्रोड्यूस करना गुड्स को या फिर वेल्थ को एक्वायर करना थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, ठीक है। फिर इसमें पीटरसन एंड प्लोमेन ने क्या बोला, एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। इसके साथ साथ यहाँ पर लास्ट में उन्होंने क्या बोला, बिजनेस इज अ, जेम्स स्टेफेंसन ने बोला, बिजनेस इज अ सम टोटल ऑफ प्रोसेसेस विच आर एंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। तो कॉमर्स में याद होगा मैंने पढ़ाया था हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस एटसेट्रा, तो वो रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस के लिए जेम्स स्टीफेंसन ने लाइट थ्रो की थी, यानी इंश्राइन किए थे कंसेप्ट्स ऑफ हिंड्रेंसेस। ओके, सो ये थे डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशन। तो याद कैसे करना है, अगर हिंड्रेंसेस वाली डेफिनेशन है तो किसने दी थी, जेम्स स्टीफेंसन ने। अगर समथिंग ऑफ वैल्यू वर्ड लिखा हो तो किसने दी थी, पीटरसन एंड प्लोमेन ने। एंड ह्यूमन एक्टिविटी और नॉर्मल डेफिनेशन दी थी एक्वायरिंग वेल्थ बाय सेलिंग गुड्स, तो वो दी थी लुइस एच हनी ने। ओके, नाउ आज के ज़माने में बिजनेस सिर्फ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुका है। जैसे खुद के लिए कस्टमर बनाना, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स, कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करना, मार्केटिंग करना उन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की, ये हो गया है आज के ज़माने में बिजनेस। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बिजनेस की, कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी बदले में प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहाँ अपन या तो प्रोडक्शन करते हैं या सेल्स एंड एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। दूसरा, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करना, क्योंकि ह्यूमन्स ही कस्टमर्स हैं जो पैसे दे रहे हैं बिजनेस में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन है वो बिजनेस नहीं है, यानी अगर फार्मर अपने खुद के लिए घर के लिए क्रॉप्स उगा रहा है और वो मार्केट में नहीं बेच रहा तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। सो सेल्फ कंजम्पशन वाली जो चीज़ें होती हैं वो बिजनेस नहीं होती हैं। ओके, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। मान लीजिए मेरे पास एक कार थी, मैंने उसे सेल कर दिया किसी फ्रेंड को, क्या मेरा कार का बिजनेस है? नो, मैंने वन टाइम सेल किया, इट इज़ नॉट बिजनेस। बिजनेस मतलब आप रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करो और रेगुलर बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ हैं उसे कैरी करो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। So one single transaction of sale does not constitute business. For example, if a person sells his house to buy a new house, he is not doing business, just he is upgrading his lifestyle. Okay? So ये था अपना example. प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का इकलौता उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्निंग, और रिस्क है तो रिटर्न्स हैं, ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, नेक्स्ट फीचर है। सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हैव अ लुक एट इट, वी विल बी बैक।
ओके, आई होप आपने इस फ्लो चार्ट को अच्छे से देखा अभी तक का। अगर आपको पूरा सेशन समझ में आया, so like this video, share to your friends and tell them that Priyanka ma'am from Magnet Brains is teaching one shot revision of class 11 chapter number 1. Okay, and comment if you have gained a lot of knowledge, and if you want e-notes and e-books, link is given in the description below. So all these notes at one place. Okay students, so ये एक ऐसा platform है Magnet Brains which I should not say that much about it, but I am saying it. आप खुद सोचिए, आज आप कोचिंग लेने जाते हैं तो कितने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट्स पे करते हैं, और कभी कभी तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती. वी आर हियर ऑल टाइम फॉर किड्स. वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको पता है हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी आ गए हैं. सो आप चाहें अपनी इंग्लिश को एनहांस करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं. ओके, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक. हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स. सो हमारे बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो हमारे बिजनेस यानी हमारे बिजनेस चैप्टर में जो कंसेप्ट है बिजनेस उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो दोज आर ऑफ 3 टाइप्स: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, अगर जो आपने लागत लगाई है बिजनेस में वो लागत आप निकाल पा रहे हो बिजनेस के रिटर्न से तो मतलब आप सर्वाइव कर रहे हो. उससे ज़्यादा पैसे आप अर्न कर पा रहे हो तो मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हो. और ज़्यादा पैसे अर्न करके आप ग्रोथ या न्यू ब्रांचेस या न्यू प्रोडक्ट लाइन ओपन कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ हो रही है. सो ये हो गए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. देन आते हैं सोशल, यानी सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है क्योंकि देश में बहुत बेरोजगारी है. ओके, नाउ कम्युनिटी सर्विस, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, ऐसे आइटम्स नहीं यूज़ करना है जिससे पोल्यूशन हो. नाउ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ गुड वर्किंग कंडीशंस हो, कॉम्पिटिटिव सैलरी हो, पर्सनल आपकी ग्रोथ हो. ठीक है, पीयर रिकॉग्निशन यानी सब आपको जाने, आपको अप्रिशिएट करें. ओके, देन स्पेशल बेनिफिट्स जैसे बोनस, ग्रेचुइटी आपको मिले, हाउस रेंट अलाउंस मिले, अकोमोडेशन मिले. अगर आप बाहर रह रहे हो तो कितनी अच्छी बात होगी. तो ये है ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर इंडिविजुअल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो हैव अ ग्लिम्स एट ऑब्जेक्टिव्स. इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो. ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे ऑब्जेक्टिव्स. अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इन ऑब्जेक्टिव्स के जो एक्सप्लेनेशन है उस पर. आई गेस एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है पर फिर भी आई एम टेलिंग यू द होल एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट है सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब होता है कि कॉस्ट रिकवर हो जाए. ठीक है, सो कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट का मतलब होता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ना आए कि बाहर से पैसा उधार लेना पड़ जाए, लॉसेस ना हो और कर्जे में ना डूबे. ठीक है, तो सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है. ठीक है, प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है रिस्क लेने का. नाउ कमिंग टू ग्रोथ, तो ग्रोथ मतलब न्यू ब्रांचेस खोलना, न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाना, ये होता है स्टूडेंट्स ग्रोथ. ओके, नाउ कमिंग टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स. तो अगर आप मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वैसे तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आई नो दैट, पर मान लीजिए मिस्टर एक्स, मैं आपका एग्जांपल नहीं लेती हूँ, मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, वो किराने की दुकान चलाते हैं. तो जो मस्टर्ड सीड्स होती है ना, उन सीड्स में वो छोटे छोटे पत्थर मिला देते हैं, छोटे छोटे से, एकदम छोटे छोटे, ताकि पता ना चले, क्योंकि ब्लैक कलर की मस्टर्ड सीड्स होती है, ब्लैक कलर के पत्थर होते हैं. सिमिलरली वो क्या करते हैं, जो शक्कर के दाने होते हैं ना, उसमें एक दुकान से, जो बाहर की दुकान होती है वो भी ऐसे ही इलीगल काम करती है, वहाँ से छोटे छोटे क्यूब्स लेते हैं जो प्लास्टिक क्यूब बिल्कुल शक्कर की तरह दिखते हैं और उसमें शक्कर की जो अपनी बोरी होती है उसमें मिला देते हैं. सो ये क्या अडल्ट्रेशन है. ठीक है, ये क्यों करते हैं बिजनेसमैन, आप बताइए. वेट बढ़ाने के लिए. सो ये होती है अडल्ट्रेशन यानी मिलावट, ताकि हम कस्टमर्स को फूल कर सके. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें एक डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ही सेल करना है. जब हम प्रोडक्ट बाय करें तो हमें सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी के मिले और रीजनेबल प्राइस पे मिले, और प्राइस रिगिंग जैसी चीज़ें ना हो. आपको पता है व्हाट इज प्राइस रिगिंग? प्राइस रिगिंग मतलब जब सारे सेलर डिसाइड कर लेते हैं कि 40 से कम में तो कोई नहीं देगा. आपने देखा होगा जब अपने आसपास की लोकेलिटी में ऑटो वाले होते हैं, मेरे को कहीं जाना है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, मैंने बोला भैया यहाँ से यहाँ चलोगे, उसने बोला 110, दूसरे ने भी 110, तीसरे ने भी 110. वहीं मैंने कोई ऐप पर XYZ ऐप पर प्राइस चेक किया 80 रुपये.
तो आप खुद देखिए कि जिसमें वो कम रुपए में जा सकते हैं उनने आपस में डिसाइड कर लिया, और उनकी तो लाइन भी फिक्स थी, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, और ऐसी ही पूरी धांधली वो लोग करके बैठे थे। तो हमेशा जब हम गुड्स और सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो एज अ कस्टमर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रीजनेबल प्राइस मिले और अच्छी क्वालिटी मिले। सो यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ओके। और इसका एक्सप्लेनेशन नाउ, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे होर्डिंग यानी जमाखोरी, अडल्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया मस्टर्ड सीड्स वाला, ब्लैक मार्केटिंग यानी ब्लैक में चीज़ें बेचना, ओवर चार्जिंग, ज़्यादा रुपए लेना, ये सब क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये भी अवॉइड करके चलना होता है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट आज हर सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है हमारे देश में जॉब्स तो हैं, बट जॉब मार्केट जो है वहाँ पर एडिक्वेट कैंडिडेट्स भी हैं, पर ये जो चेन है ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को पता नहीं होता जॉब सर्च कैसे करते हैं, कंपनीज को भरोसा नहीं होता और कंपनीज फ्रेशर्स को चांस देने में डरती हैं, ठीक है। सो हमारा जो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट है वो बहुत बड़ा है। सो अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट करना भी बिजनेस की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि वही तो लोगों को हायर करेंगे। कोई कंपनीज हो गई, पार्टनरशिप हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, इन्हीं लोग तो बिजनेस में लोगों को हायर करेंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ओके। सो ये भी हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। देन सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, आप अगर 10 रुपए कमा रहे हो तो 2 रुपए बाहर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो, तो यही बिजनेस का उद्देश्य होता है। तो जैसे स्कूल्स खोल देना, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज ओपन कर देना, हॉस्पिटल्स ओपन कर देना, ये सोशल सर्विस है, ठीक है। नाउ अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, जो भी सपोज आप प्रोडक्शन हाउस हो, जो भी आपकी इंडस्ट्री में कचरा निकलता है आप नर्मदा जी में और गंगा जी में डाल के आ जाते हो, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो रिवर्स है वो पोल्यूट हो रही है, वो हमारी होली रिवर्स हैं। आपको न्यू मीडियम सर्च करने होंगे जिससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हार्म ना हो। सो प्लीज़ अगर आप फ्यूचर में कभी भी बिजनेस करें ना स्टूडेंट्स, आप सब तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ रहे हैं, तो सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल to go towards sustainable development without causing any harm to the future generations, okay. Now let's move to the next area, human and personal objective. Suppose Mr. X किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उनको क्या चाहिए कि मैं अच्छे से काम करके दे रहा हूँ तो मेरे को टाइम पे सैलरी मिले, मेरे को अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, टॉक्सिसिटी ना हो। सो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ह्यूमन, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो हम जो अपनी लाइफ के गोल्स लिखते हैं ना, इस साल में यहाँ जाना है, इस साल में यहाँ जाना है, सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट में भी एम्प्लॉय के गोल्स होते हैं, ठीक है। सो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, फिर पेमेंट एंड कॉम्पिटिटिव सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज यानी एडिक्वेट सैलरी मिले, पर्सनल ग्रोथ हो जैसे प्रमोशंस वगैरह, पीयर रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिले, सोशल बेनिफिट्स मिले जैसे हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन चिल्ड्रन एक्सेट्रा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, रोल ऑफ प्रॉफिट। सो जो हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट है दैट इज सर्वाइवल, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी एंड इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, हेल्प्स टू गेन गुडविल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। तो अब हम रोल ऑफ प्रॉफिट पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। नाउ अगर रोल ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो हमारा बिजनेस तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सो अर्निंग प्रॉफिट तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, बट सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अदर भी ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल, इंडिविजुअल, वो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली और द सोल ऑब्जेक्टिव, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेसमैन जो प्रॉफिट अर्न करता है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से करता है, वो रीजंस है इकोनॉमिकली आगे बढ़ना। तो पहला है सर्वाइवल यानी कॉस्ट रिकवर हो जाए, दूसरा है एक्सपेंशन और ग्रोथ यानी आप इतना प्रॉफिट कमा लो कि आप एक्सपेंशन कर सको, न्यू ब्रांचेस खोल सको, न्यू प्रोडक्ट लाइन ओपन कर सको। जैसे स्टारबक्स ओरिजिनली बेस हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, आज आपके भोपाल में जहां मैग्नेट ब्रेन्स है 10 नंबर पे स्टारबक्स है। आप सोचिए यूएस की कंपनी इंडिया के सारे स्टेट, सारे शहरों में आ चुकी है, ऑलमोस्ट सारे शहरों में स्टारबक्स, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो ये क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का एग्जाम्पल है, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें सिंबल ऑफ एफिशिएंसी एंड इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, अगर आपका प्रॉफिट है तो मतलब आप एफिशिएंट हो, मतलब आप मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट दे पा रहे हो, टाइम पर आप डिलीवरी दे पा रहे हो। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, टाइम पर
काम करके देना, एफिशिएंसी क्या होता है, कम से कम रुपए में अच्छे से अच्छा काम करके देना। सो जब प्रॉफिट हो रहा है मतलब आप एफिशिएंट हो, ओके, और आप एफिशिएंट हो तो आप आगे बढ़ोगे ही। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क मोर रिटर्न, आपके बिजनेस में प्रॉफिट होती है, पैसा होता है तो ही इज्जत होती है, सो आपकी गुडविल और रेपुटेशन भी उसी से आती है। सो ये मैंने पढ़ाया था आपको रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस पे। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पे। बट बिफोर दैट I would like you all to have a glimpse over this flowchart once. Okay, so I hope आपने इसको अच्छे से देखा। अगर कोई भी डाउट्स हो प्लीज आस्क इन द कमेंट बिलो। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पे। सो ये सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी दिक्कत आए यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वो 2 टाइप से क्लासिफाइड है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नाउ इंडस्ट्री सुनते ही स्टूडेंट्स आपके मन में क्या रहा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड कॉमर्स सुनते ही आपके मन में क्या रहा होगा, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो ये ही बेसिक बाइफिकेशंस हैं जो अपन ने पढ़े थे एंड आज अपन उसे रिवाइज करेंगे। सो इंडस्ट्री प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री किस टाइप की थी, एक्सट्रैक्टिव, यानी कोल माइंस इसका एग्जाम्पल है, जेनेटिक, यहाँ पर अपन टिम्बर, वुड कटिंग, ये सब की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये सेकेंडरी सेक्टर का है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री भी सेकेंडरी सेक्टर का है। अब बात करें टर्शरी, तो यहाँ सारी सर्विसेज आती हैं जो बिजनेस को हेल्प करती हैं, दैट आर एड्स टू ट्रेड। तो इसमें आएगा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब आते हैं कॉमर्स की फ्लो चार्ट पे। सो कॉमर्स में है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड भी 2 तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर आप इंडिया की बॉर्डर के अंदर ट्रेड कर रहे हो सो वो होती है इंटरनल ट्रेड, यानी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। अगर आप इंडिया के बाहर ट्रेड कर रहे हो तो वो होती है एक्सटर्नल ट्रेड। सो इंडिया के जो अंदर ट्रेड होती है वो 2 टाइप्स की होती है, रिटेल एंड होलसेल। एक्सटर्नल ट्रेड जो होती है वो होती है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। अब अगर बात करें अपन एड्स टू ट्रेड की, तो इसमें वही टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज आती हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। वी कैन से दैट एड्स टू ट्रेड एंड टर्शरी सेक्टर आर समवॉट सिमिलर। समवॉट क्या, पूरी तरह से ही सेम होते हैं। बेसिकली बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, इंश्योरेंस। तो ये सारी सर्विस बिजनेसेस में लगती हैं और टर्शरी सेक्टर एंड एड्स टू ट्रेड इन दोनों में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्लिम्स एट दिस फ्लो चार्ट वंस। ओके, आई होप आपको याद आया होगा कि हमने क्या पढ़ा था। सो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, ठीक है। और कॉमर्स का मतलब क्या होता है, जहां हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विसेज को, ठीक है, फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो ये जो 2 कैटेगरीज हैं हम इनको क्लासीफाई करते हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस में। सो अब डिटेल में एग्जामिन करते हैं इन एक्टिविटीज़ को। सो फर्स्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर जो विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, जैसे शुगर केन से शुगर प्रोसेस हो रही है, शुगर केन से शुगर यानी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये एक इंडस्ट्री का ही टाइप है। सो जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज विच मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल, इन विच एक्टिविटीज एंड मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। ये जो एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन की भी हो सकती हैं, प्रोसेसिंग की भी हो सकती हैं, एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी एक इंडस्ट्री है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो टर्म इंडस्ट्री जो है डिफरेंट ग्रुप्स को डिग्निफाई करती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अगेन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो इंश्योरेंस वगैरह हैं ये क्या है, टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज हैं। तो इंडस्ट्री 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब आते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में यूजुअली एग्रीकल्चर गुड्स ये सब होता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हम क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, जैसे कॉटन से टी
शर्ट बनाना, फिर गेहूं जो यहाँ पर जो गेहूं उग रही है प्राइमरी सेक्टर में उसको फिनिश करके यहाँ पर मैदा सूजी वगैरह बनाना, ठीक है, और यहाँ पे जो वुड ऑब्टेन हो रही है उसको प्रोसेस करके टेबल चेयर बनाना, ये सब सेकेंडरी सेक्टर का काम है। और टर्शरी सेक्टर क्या करता है, जो गुड्स बन रहे हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी फाइनेंसेस और उनकी इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने आपको इमेज के थ्रू भी पढ़ाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ कमिंग टू कॉमर्स, कॉमर्स टू टाइप्स का होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, जो हेल्प करती हैं टू बाय एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को बोलते हैं ट्रेड, बट और भी एक्टिविटीज होती हैं जो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड होती हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सिलरीज या एड्स टू ट्रेड, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग एटसेट्रा। सो कॉमर्स में दोनों चीज इंक्लूड होती है, पहली ट्रेड एंड दूसरी एड्स टू ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना कॉमर्स का एक्सप्लेनेशन। नाउ कॉमर्स जो है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर एक प्रोडक्शन हाउस है और अब एक घर में एक कंज्यूमर बैठा है, मान लीजिए उसको चाहिए शक्कर, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्शन हाउस से शक्कर आ रही है। ऑब्वियसली बीच में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं, जो ये चीज़ फैसिलिटेट करवा रही हैं। सो इट एम्ब्रेसेस ऑल एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ आर रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ वन और दी अदर थिंग। जैसे अगर मैं बात करूँ हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, यानी प्रोडक्शन हाउस से कस्टमर की जगह पर गुड्स पहुँचे, तो वो जो प्लेस का हिंड्रेंस है वो कौन रिमूव करता है, ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए प्रोडक्शन हाउस में आग लगने की संभावना है, तो उस हिंड्रेंस को कौन रिमूव करेगा, लॉस ऑफ थेफ्ट को इंश्योरेंस, ठीक है। मान लीजिए गुड्स का प्रचार ही नहीं हो पा रहा, तो कौन सी कॉमर्स की एड्स टू ट्रेड हेल्प करेगी, एडवर्टीजमेंट। तो हिंड्रेंसेस क्या होती है, रुकावटें, जो कौन रिमूव करता है, एड्स टू ट्रेड यानी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। सो ये अपन ने पढ़ा था। नाउ अलग अलग यही चीज़ें हैं, तो इसको आप देखिए, ट्रेड ऑन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे ऑक्सिलरीज में ये सारी सर्विसेज होती हैं जो मैंने अभी आपको समझाई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जैसे कॉटन से टी शर्ट बनाना प्रोसेसिंग करके, जैसे वुड से टेबल बनाना, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जहाँ पर अपन रेस करते हैं, फीड करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, देन उनका ध्यान रखते हैं एनिमल्स का। तो अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के आइटम्स देते हैं। जैसे बात करें मीट, तो गोट एंड हेन इसका प्राइमरी सोर्स है, ओके। फाइबर, मिल्क आता है काउ से, एग्स आते हैं हेन से, ठीक है, एंड अदर प्रोडक्ट्स, बर्ड्स के भी एग्स बिकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री, ओके। सो इसका भी पूरा एक मार्केट होता है। नाउ नेक्स्ट, इंडस्ट्री का पर्पस होता है यूटिलिटी क्रिएट करना। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, यानी सामने वाले को संतुष्टि प्रोवाइड करना फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस ही इज परचेजिंग, सो कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल फॉर्म्स। पर इंडस्ट्री का जो टर्म है वो बहुत सारे टर्म से जुड़ा हुआ होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है यहाँ पर क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सीमेंट इंडस्ट्री जो है यहाँ पर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इंडस्ट्री जो है कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करती है, कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करती है। गुड्स जैसे ब्रेड, बटर, क्लोथ, रेडियो, ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं, पर गुड्स जैसे मशीनरी, ठीक है, और सीमेंट, ये क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं। इंडस्ट्री 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फर्स्ट फ्लो चार्ट में ही मैंने आपको पढ़ा दिया था। सो प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव, जहां हम कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे ऑयल फ्रॉम द सी बेड्स, जैसे कोल फ्रॉम द कोल माइन, ठीक है। नाउ जेनेटिक इंडस्ट्री, जो एक्चुअली रियरिंग, ब्रीडिंग ऑफ लिविंग स्पीसीज, प्लांट वगैरह से रिलेटेड होती है। सो यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क,
रियरिंग ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी, ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, पिसिकल्चर, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री के टाइप्स होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो यहाँ आती है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दूसरी आती है कंस्ट्रक्शन। सो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो 4 टाइप्स की होती है, अभी अपन देखेंगे। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल या फिर जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं उनको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये लोहा पिघला के और अलग अलग आइटम्स बनाना, ठीक है, आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्री है। नाउ दीज इंडस्ट्रीज क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जैसे मैंने आपको बोला ना, टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, आयरन इनटू स्टील, शुगर केन इनटू शुगर, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कॉटन इनटू क्लोथ। मतलब आप ना फॉर्म ही बदल देते हो। जैसे कॉटन कैसी दिखती है, सॉफ्ट सॉफ्ट, और आप उसको कपड़े में बना देते हो, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के कपड़े बनाते हो, तो बिल्कुल फॉर्म ही चेंज हो जाता है। शुगर केन ऐसी लंबी लकड़ी की तरह दिखता है, बट आपके घर में शुगर केन से जो बनी हुई शक्कर है वो एक पैकेट में पड़ी हुई है, तो फॉर्म ही चेंज हो जाता है। ओके, सो ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक्सप्लेनेशन। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मैंने आपको बता दिया, जो कंज्यूमर्स के लिए होते हैं, कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, सो क्लोथ, ऑयल, सोप, ब्रेड, ये वाली फाइनल कंजम्पशन के जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर गुड्स हैं। बट इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो 4 तरह की होती है। पहली एनालिटिकल। सो एनालिटिकल में क्या होता है, रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल is processed and many finished products such as petroleum, diesel, kerosene oil, gasoline etc. are manufactured. दूसरा है सिंथेटिक इंडस्ट्री, यहाँ पे 2 or more material are mixed to manufacture something new product, जैसे केमिकल मिक्स होके सोप, पेंट, कॉस्मेटिक ये सब बनता है। सो ये हो गई सिंथेटिक इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे स्टेजेस होती हैं प्रोसेसिंग की, जैसे वीट से सूजी बनना तो उसकी स्टेजेस होती है ना, सेमोलिना, सूजी को क्या बोलते हैं, सेमोलिना बोलते हैं। असेंबली इंडस्ट्री, जैसे कार के पार्ट्स है, एक इंडस्ट्री है जो सिर्फ उन्हें असेंबल करके कार बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, असेंबली इंडस्ट्री। सो असेंबली इंडस्ट्री के एग्जांपल होते हैं टीवी, कंप्यूटर, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, कार्स। ओके, सो ये है एग्जांपल। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, डैम्स, रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ठीक है, इन सब का। सो दीज इंडस्ट्रीज यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज सीमेंट, आयरन एंड स्टील, लाइम एटसेट्रा। यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट द प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू वन प्लेस। अगर आप एक जगह पे बिल्डिंग बना रहे हो, आप उसे सेल नहीं कर सकते, या फिर आप उसे उठा के आप उसे मूव नहीं कर सकते, सेल कहना सही नहीं होगा, आप उसे मूव नहीं कर सकते। यानी मैंने बिल्डिंग उठाई एक जगह से और दूसरी जगह पटक दी, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये इसका यूनिक फीचर है दैट दिस इंडस्ट्री इज दैट देयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। लोग आ सकते हैं, हाँ एक घर है वो बना, वो पहले किसी मिस्टर ए का था, अब मिस्टर बी का हो गया, ये अलाउड है, बट आप इस घर को उठा के कहीं और नहीं पटक सकते। इट इज नॉट अ मूविंग हाउस। ओके, तो शिफ्ट नहीं कर सकते, ये यूनिक फीचर है। सो दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट अ फिक्स्ड साइट ओनली। नाउ नेक्स्ट, ये था अपना पूरा इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप्स जो मैंने आपको फर्स्टली पढ़ाया। तो अब यहाँ पर ना उन्होंने जेनेटिक इंडस्ट्री के, प्राइमरी इंडस्ट्री में जो 2 टाइप्स है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव, उसके बाइफिकेशंस हैं। फिर सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग के बाइफिकेशन, कंस्ट्रक्टिव में रोड, डैम, ब्रिज, टर्शरी में ये सारी चीज़ें हैं। अब अपना टर्शरी पढ़ना बाकी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टर्शरी और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, पहला होता है ट्रांसपोर्ट जो रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, दूसरा होता है बैंकिंग जो रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ मनी, ठीक है, यानी पैसे का जो एक जरूरत होती है उसको रिमूव करता है। इंश्योरेंस जो रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ लॉस ऑफ थेफ्ट वगैरह यानी सेफ्टी। वेयर हाउसिंग जो रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज, और फिर वेयर हाउसिंग रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। एडवर्टाइजिंग हिंड्रेंस ऑफ प्रमोशन, ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कंज्यूमर्स को तो एडवर्टाइजिंग ही हेल्प करेगा। ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉमर्स क्या होता है, सारी एक्टिविटीज़ होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है ताकि गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच पाए। ये अपन ने देखा था, गुड्स जो है लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं बट कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं।
अब फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, रोल ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कॉमर्स जो है बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री है, ठीक है। अल्टीमेट कंज्यूमर ही अपना भगवान होता है कॉमर्स में, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, ओके। अब ये हिंड्रेंसेस हैं। तो पहला होता है कॉमर्स का हिंड्रेंस, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। सो ये टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस हैं, यानी रुकावटें हैं जो एक बिजनेसमैन फेस करता है। सो हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स क्या है? अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब जो कंज्यूम करते हैं उन्हें कौन बोलते हैं? कंज्यूमर। उन्हें क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडर्स जो हैं इनकी एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कौन? ट्रेडर्स, ठीक है। बिचौलिए हो गए या बिजनेसमैन हो गए, ये क्या करते हैं? एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ताकि गुड्स जो है फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच पाए। अब दूसरा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन रिमूव करता है? ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से गुड्स है, प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ से गुड्स कंज्यूमर के पास कैसे जाएंगे? कंज्यूमर के पास कैसे जाएंगे? तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम का हिंड्रेंस कैसे रिमूव होता है? अब यहाँ पर जो टाइम का हिंड्रेंस है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच का जो गैप है, ठीक है, जैसे वीट, राइस, पल्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कुछ टाइम पर एंड पूरे साल भर यूज हो रहे हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? उस गैप को रिमूव करना पड़ेगा। सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सीजन बट डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एंड डिमांडेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। गुड्स नीडेड टू केप्ट सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग दिस टाइम गैप, ठीक है। तो गुड्स को अपन को सेफ रखना है इस टाइम गैप के बीच। तो वेयर हाउसिंग सेगमेंट आया इसके लिए, जहां पर अपन वेयर हाउस में गुड्स स्टोर करते हैं। बट अगर पेरिशेबल गुड्स होते हैं तो कहाँ स्टोर करते हैं? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स? कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। सो ये था अपना एग्जाम्पल। पेरिशेबल गुड्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज हाउसेस, इनफ्लेमेबल गुड्स आर केप्ट इन फायर प्रूफ वेयर हाउसेस, ओके। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सचेंज कैसे होता है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और बैंकिंग फैसिलिटीज की भी नीड होगी। सो बैंकिंग एंड मनी हैव रिमूव्ड दिस हिंड्रेंस, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो जहां रिस्क है वहां इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज इस हिंड्रेंस को रिमूव करेंगी। नॉलेज, तो नॉलेज एवरीवन नोज दैट i9 इज द लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो नॉलेज कैसे मिलती है अपन को? न्यू प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, यानी प्रमोशन करवाते हैं लोग, है ना। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, वो और हेल्प करती है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अभी हमने इंडस्ट्रीज पढ़ चुके हैं। तो पहले ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो टाइप्स होते हैं ट्रेड के, ठीक है। अब इंटरनल मतलब आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो गुड्स की विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी इंडिया के आप बाहर ट्रेड नहीं कर रहे हो, इंडिया के अंदर ही ट्रेड हो रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम घर वाली ट्रेड, यानी हमारी होम ट्रेड, ठीक है। अंडर इंटरनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विस आर बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, होलसेल यानी बल्क में बाइंग एंड सेलिंग, एंड रिटेल यानी सिंगल बाइंग एंड सेलिंग, ओके। यूजुअली हम कंज्यूमर्स रिटेल ट्रेड पे जाते हैं, और जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो होलसेलर से होलसेल ट्रेड करते हैं, ओके। Now, wholesale trade. It refers to buying and selling of goods and service in large quantity. The wholesalers buy and sell goods directly from the manufacturer and sell the goods to the retailers. ठीक है। जनरली होलसेलर जो होता है वो एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन रखता है। अब वो उसका लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखता है। ही बाइज गुड फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदता है, क्रेडिट में भी ले लेता है कभी कभी, और क्रेडिट को रिटेलर को क्रेडिट में सेल करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन होलसेल ट्रेड, क्योंकि हम बल्क में परचेज कर रहे हैं। किससे? इंडस्ट्री से। हम कौन है? बिजनेस हाउस है। कौन सा बिजनेस हाउस? जो होलसेल बिजनेस है।
नाउ रिटेल ट्रेड, रिटेल में क्या होता है, जब हम एक एक सामान बेचते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। द रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर, यानी रिटेलर किससे गुड्स परचेस करता है, होलसेलर। सिंपल सी चार्ट है, इंडस्ट्री है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होके खत्म हो गया, फिनिश गुड्स आ गए, इससे कौन खरीदेंगे, होलसेलर्स, और होलसेलर से कौन खरीदेंगे गुड्स, रिटेलर, ठीक है, रिटेल सेल्स, ठीक है। उसके बाद रिटेलर से कौन खरीदेंगे, कंज्यूमर। चेन क्लियर है आपको, तो यही अपना यहाँ पर समझाया गया है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल ट्रेड, तो ये 3 टाइप्स की होती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जब हम विदेश में अपने रिसोर्सेज या अपने फिनिश्ड गुड्स सेल करते हैं, इंपोर्ट मतलब जब हम विदेश से लेते हैं, खरीदते हैं, और एंट्री पोर्ट एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक है, वो देखेंगे अपन। So export, it refers to sale of goods to a foreign country. The developing countries like India encourage exports. Import मतलब buying goods from the foreign country. Entry port refers to import of goods for the purpose of export. यानी जब आप goods import करते हो ताकि आप further उसे export कर सको, वो होता है entry port, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे इंडिया में, वो सेलिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, वो फर्दर एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कोई आइटम है एक्स, ठीक है, अपन को विदेश से सस्ते में मिल रहा है, मान लीजिए 10 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, और अपन उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं 14 रुपीज़ पर यूनिट, तो अपन ने 4 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन कमाया, ठीक है। अपन ने इस जो गैप ऑफ प्लेस था वो फिल कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जो एप्लीकेबल तो नहीं है, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए करेक्ट है। पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्मूथ फ्लो में हेल्प करती हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज या फिर एड्स टू ट्रेड, ठीक है। अब ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा, ओके। सो बार बार सेम टॉपिक पढ़ के आपको अच्छे से याद तो हो रहा होगा, राइट। अगर याद हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ मैम याद हो रहा है, ठीक है। सो बार बार बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं इन द होल चैप्टर। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपको पता ही है, ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस, फिर उसके बाद बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये हम सब समझ चुके हैं। अब आते हैं बिजनेस रिस्क पे। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क। रिस्क है तो रिटर्न्स है, मोर रिस्क मोर रिटर्न्स का जो फंडा है उससे लॉन्च हुआ बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट। सो बिजनेस रिस्क रिफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स due to uncertainties, unexpected events which are beyond the control of the businessman। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है लॉसेस होने के चांसेस, ठीक है, डूबने के चांसेस। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर प्रोडक्शन may decline due to changes in taste and preference of the consumers, due to changes in fashion or due to changes in competitors policy, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो जीन्स आती थी, आपने देखा होगा कि पहले जो जीन्स आती थी वो नॉर्मल जीन्स थी एंड पूरी सिली सिलाई थी, अच्छे से बिक रही थी, ठीक है, मार्केट में। बट अभी रिप्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट आ गया, वो फैशन में है। ये वाली जीन्स आपको यूजुअली मिल जाएगी 500 to 600 में, ठीक है। बट अगर मैं इसी में ही रिप्ड यानी फटी फटी सी जीन्स जो होती है ना, रिप्ड जीन्स या फिर अपन बोलते हैं डैमेज जीन्स, वो अब फैशन में आ चुकी है, ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट है 1800, 1200, अच्छी बड़ी ब्रांड्स की लोगे तो 4000, 6000। तो आपने क्या देखा, कभी फिर इसका जो डिमांड है, इसकी डिमांड कम हो गई ना, तो कभी कभी हमारी प्रोडक्ट लाइन की जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है, इसलिए बिजनेस हमेशा रिस्क पे रहता है, राइट। सो ये हो गया, दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोलेबल बाय एनी बिजनेसमैन, बट हाँ आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स में डिक्लाइन होता है। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, अनसर्टेनिटी होती है, एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट होता है रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस रिस्क। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है अगर आपने सही से मार्केट को एनालाइज किया है तो। पर अगर आप ऐसे ही रिस्क लेते जा रहे हो बिना सोचे समझे, तब तो आप लॉसेस में पक्का जाओगे, ठीक है, एज अ बिजनेसमैन। सो ये हो गए 4 पॉइंटर्स। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क मैंने आपको समझाया था कि अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जैसे कोई पॉलिसी चेंज हो गई, डिमांड चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, तो ये सब अनसर्टेनिटी है जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, बिजनेसमैन के कंट्रोल के बियॉन्ड है। रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में रिस्क बहुत ज़रूरी है। फिर डिग्री डिपेंड होती है कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है।
प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 मार्क्स क्वेश्चन पे, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। पहला नेचुरल कॉजेज जैसे अर्थक्वेक, जैसे लैंडस्लाइड, ये सब एक बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है। नेचुरल कॉजेज़ की वजह से अगर बिजनेस में दिक्कत हो रही है, जैसे मान लीजिए केदारनाथ है, वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ऊपर से हिली एरियाज़ में वो सेटअप है, ठीक है, वहाँ पे कोई दुकान वाला है, दुकान लगा के वो आलू के पराठे सेल कर रहा है सारे टूरिस्ट को, और वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, ठीक है, तो सारी दुकानें वैनिश हो गई थी, उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। दिस इज़ नेचुरल रिस्क। ओके, नाउ ह्यूमन कॉजेज़, मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दी जिस वजह से ह्यूमन कॉज फिजिकल डैमेज हो गया, तो ये ह्यूमन कॉजेज़ हैं। फिर इकोनॉमिक कॉजेज़, हमारे जो मनी मैटर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, फिजिकल कॉजेज़ जो एक्चुअली फिजिकल डैमेज होता है। देखिए, नेचुरल कॉजेज़, नेचर इज इंडिपेंडेंट फिनोमिनन एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट। थिंग्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट यानी ज़मीन सूखी पड़ जाना, फेमाइन अफेक्ट a business a lot and can result in heavy losses. These type of uncertain factors human beings cannot control. इसमें losses हुए तो losses हो रहे हैं, businessman को bear करने पड़ेंगे। Human causes जैसे employees की dishonesty, जैसे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बिजनेस का एक सीक्रेट लीक कर दे रहे हैं दूसरी कॉम्पिटिटर को, ये सब ह्यूमन कॉजेज हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉजेज, जैसे मैं बात करूँ पॉलिसी चेंज हो रही है, ठीक है, पॉलिसी चेंज हो गई और प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ये क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। नाउ नेक्स्ट फिजिकल कॉजेज, जैसे मशीनरी खराब हो गई, आउटडेट हो गई, आपने न्यू मशीनरी नहीं लाई, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, ये सब क्या है, फिजिकल कॉजेज हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके, सो अब अपन बात करते हैं कि हमारा ये 1 शॉट रिविजन जो है वो फिनिश हो चुका है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको लगता है पॉइंटर नोट्स बनाने चाहिए तो अलॉन्ग विद द रिविजन आई होप आपने बनाए होंगे। कोई भी डाउट्स आते हैं प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बिलो। दिस वाज एन एंड टू चैप्टर नंबर 1 रिविजन, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। वी हैव डन कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क दोज आल्सो इन द कमेंट बिलो। Okay, so we all are at Magnet Brains platform and we are providing you from kindergarten to class 12th complete videos absolutely free of cost on our platforms like our website and YouTube channel. So ये जो हमारी playlist है इसमें अलग अलग classes की videos हैं। अगर आपके कोई पहचान में students हैं या आपको ही course को proper तरीके से देखना है तो यहाँ पे playlist में और website पे complete fully organized courses available हैं along with daily practice problems. Okay, if you want e-notes or e-books, links are given in the description below. We make you prepare for CBSE board and these all state boards which include Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board. If you have interest in Vedic maths, you can watch our Vedic maths course also. हम आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी इंग्लिश एनहांस हो सके, सो यू कैन चेक दिस कोर्स ऑल्सो। वी हैव आवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp. Kindly check them out and be connected with us. Okay, subscribe to the channel if you haven't, like this video and share to other students in need. Thank you so much. Have a good day.